नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मणिपुर सामुदायिक संघर्ष की परिचर्चा में जीरो एफआईआर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यह विषय यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 2 के भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियां तथा हस्तक्षेप खंड के लिए महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में मणिपुर हिंसा की घटनाओं में लगभग 30% प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर शून्य एफआईआर थी। इसका मतलब है कि अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान से दर्ज की गई थी। हाल ही में 2 मणिपुरी महिलाओं को राज्य के थौबल जिले में आपत्तिजनक अवस्था में घुमाया गया था। उसके बाद जीरो एफआईआर की चर्चा तेज हो गई। मणिपुर के पुलिस स्टेशनों में दर्ज सैकड़ों जीरो एफआईआर और इन मामलों में रुकी हुई जांच उन प्रमुख चुनौतियों में से एक है जिनका राज्य पुलिस सामना कर रही है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होता है। जीरो एफआईआर एक एफआईआर का ही रूप है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में शिकायत मिलने पर दर्ज किया जाता है। कहने का आशय हुआ कि उस क्षेत्र की परवाह किए बिना दर्ज की जाती है जहां अपराध हुआ है। ऐसे मामले में पुलिस यह दावा नहीं कर सकती कि उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब एक पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किए गए अपराध के बारे में शिकायत मिलती है तो वह एफआईआर दर्ज करता है, फिर इसे आगे जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में हस्तांतरित कर देता है, जिससे जीरो एफआईआर पीड़ित द्वारा किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे उनका निवास स्थान या अपराध घटित होने का स्थान कुछ भी हो। आइए अब जानते हैं कि जीरो एफआईआर के प्रावधानों के बारे में। जीरो एफआईआर में कोई नियमित नंबर नहीं दिया जाता है और जीरो एफआईआर प्राप्त होने के बाद जीरो एफआईआर प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन एक नई एफआईआर प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन एक नई एफआईआर दर्ज करता है और जांच शुरू करता है। जीरो एफआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित को पुलिस शिकायत दर्ज कराने के लिए दर दर भटकना ना पड़े। यह प्रावधान पीड़ित को त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए है ताकि एफआईआर दर्ज होने के बाद समय पर कार्रवाई की जा सके। इसका उद्देश्य यह भी है कि शिकायत दर्ज करने में देरी के कारण सबूत और गवाह खो न जाए या उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। आइए अब जानते हैं कि जीरो एफआईआर का प्रावधान कब आया। पुदुचेरी सरकार द्वारा जारी वर्ष 2020 के परिपत्र के अनुसार महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने के आरोपी अपराधियों के लिए तेजी से सुनवाई, बढ़ी हुई सजा प्रदान करने तथा आपराधिक कानून में संशोधन के सुझाव देने के लिए गठित न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों के बाद जीरो एफआईआर का प्रावधान किया गया। वर्मा समिति का गठन वर्ष 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के बाद स्थापित किया गया। यह पुलिस पर जांच शुरू करने और अधिकार क्षेत्र के अभाव का बहाना किए बिना त्वरित कार्रवाई करने का कानूनी दायित्व डालता है। जीरो एफआईआर का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों द्वारा भी समय समय पर आता रहता है। ललिता कुमारी बनाम सरकार वाद 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब सूचना किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। सतविंदर कौर बनाम राज 1999 मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि एक पीड़ित को घटना जहां घटित हुई है उसके अलावा किसी भी स्थान से अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार देती है। अभी तक की पूरी चर्चा में एफआईआर, संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराधों की चर्चा हुई है। आइए अब एक एक कर इन सब को जान लेते हैं। पहला है एफआईआर। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट। यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 154 के प्रावधानों के अनुसार
पुलिस अधिकारी को लिखित रूप में दी गई जानकारी है। धारा 154 में कहा गया है कि संज्ञेय अपराध से संबंधित प्रत्येक जानकारी यदि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है तो उसे लिखित रूप में बदल दिया जाएगा। दूसरा है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध के तहत गंभीर प्रकार के अपराध आते हैं जैसे रेप, मर्डर, घोटाला आदि। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक अधिकारी अदालत के वारंट की मांग किए बिना किसी संदिग्ध का संज्ञान ले सकता है और गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अधिकारी को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत की पुष्टि करनी होगी। तीसरा है गैर संज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें बहुत मामूली किस्म के अपराध होते हैं जैसे आपसी मारपीट, जालसाजी, धोखाधड़ी, मानहानि आदि। गैर संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू नहीं कर सकती है। मणिपुर में 0 एफआईआर जारी करना तथा आ रही चुनौतियों को अब जान लेते हैं। लगभग 3 महीने हिंसा देख चुके राज्य में हजारों 0 एफआईआर दर्ज की गई है। हिंसा शुरू होने के बाद सेकुल, मैतई बाहुल्य क्षेत्र पुलिस स्टेशन में 202 शून्य एफआईआर दर्ज की गई। ये अधिकतर ऐसे मामले हैं जहां कुकी बाहुल्य इलाकों में हिंसा हुई है। अगर चुनौतियों की बात की जाए तो राज्य में मामलों से संबंधित पुलिस स्टेशनों में हस्तांतरित करना एक चुनौती रहा है। एक समुदाय के पुलिसकर्मी दूसरे समुदाय के इलाके में नहीं जा सकते हैं। पीड़ित से मिले बिना जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। उदाहरण के तौर पर मैतई प्रमुख प्रभुत्व वाले थौबल जिले को लेते हैं जहां महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया था। उनके यौन उत्पीड़न के मामले में 1 महीने से अधिक समय के बाद एक शून्य एफआईआर संबंधित पुलिस स्टेशन में हस्तांतरित की गई थी। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।